नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का अध्याय 4 करेंगे, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध कवि कॉलेज में पढ़ने गए थे, परंतु इनकी जो स्थितियां थी वह अनुकूल नहीं होने के कारण इन्होंने 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई है। बाद में घर पे ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के प्रमुख कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद ने अपना जो है वह काव्यत्व स्थापित किया था और इनकी मृत्यु 1937 में इनका निधन हो गया था। और इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार दिया गया था। वे हिंदी के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, यानी कि उन्होंने कुछ गद्य रचनाएं भी की थी, जैसे कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके प्रमुख नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का जीवन साहित्य की कोमल मधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जा सकता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी और उनके साहित्य में यह स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के संपादन, यानी कि प्रेमचंद जो कवि थे उनके संपादन में हंस पत्रिका थी। एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ, यानी कि प्रेमचंद जी ने यह कहा कि हम एक आत्मकथा विशेषांक निकालेंगे। प्रसाद जी के मित्र ने उन्हें आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के जो तर्क पैदा हुए, उसी के कारण आत्मकथ्य जो है यह कविता है यह लिखी गई है। और इस कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित किया गया था, यानी कि जो हंस पत्रिका थी उसमें इनका संपादन हुआ था। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने भावों, जो उनके मनोभाव थे, उनको व्यक्त किया है। जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर, नवीन और शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्होंने उन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे इन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा के समान ही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे महान और रोचक बनाकर लिख सकें और लोग उनकी वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की जो स्वीकृति है उसको माना गया है और दूसरी तरफ एक महान जो कवि हैं उनकी जो विनम्रता थी उनमें, उसको दिखाया गया है। चलो अब शुरू करते हैं हम। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुन कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत लीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह सागर यह गागर रीति। यानी कि तुम, इसमें जो मधुप है वह भंवरे के लिए कहा गया है, यानी कि जो कवि है वह कहने चाह रहे हैं कि जो भंवरे हैं वो गुनगुनाकर जो आवाज़ कर रहे हैं, घनी यानी कि बहुत ज़्यादा, गंभीर यानी कि गहरी, अनंत लीलिमा यानी कि जो समाहित जो नीला आकाश है उसके लिए कहा गया है। असंख्य यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जीवन इतिहास यानी कि उनके जीवन की कहानी, आत्मकथा। व्यंग्य मलिन यानी कि जो व्यंग्य से परिपूर्ण है, यानी कि दूषित है व्यंग्य से और जो निंदा से युक्त है उसके लिए कहा गया है। उपहास यानी कि हंसी उड़ाना। दुर्बलता यानी कि उनकी जो कमजोरियां थी। गागर रीति यानी कि खाली और गहरी यानी कि महत्वहीन जो जीवन है उसके बारे में कहा गया है। तो कवि ने जो है इसमें व्यक्त किया है कि जो गुंजन कर रहे हैं, यानी कि मधुप गुनगुनाकर कौन कहना कहानी है अपनी, यानी कि जो कहानी है
जो गुंजन है यानी कि जो भौरा है वह डालों पर, मुरझाई हुई डालों पर, पत्तियों पर अपने जीवन की करुणा यानी कि कहानी को सुना रहे हैं। उनका जीवन भी दुख भरी कहानी, यानी कि जब पत्ते टूट कर गिर जाते हैं, जिस प्रकार जैसे पेड़ से जब पत्तियां गिर जाती है तो वह पड़ी हुई पत्तियां भौरों को अपनी कहानियां सुनाती है, इसी प्रकार जीवन में हमारी कहानी भी उसी के समान चलती है। इस अनंत नीले आकाश के तले निपत्य असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा चुके हैं। यानी कि जो जयशंकर जी हैं वह कहना चाह रहे हैं कि मेरे से पहले जितने भी कवि आए, जितने भी लोग हैं, जो महान जन थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, तो ऐसी असंख्य आत्मकथाएं यहाँ मौजूद हैं। उन्हें लिखने वालों ने अपने आप को व्यंग्य या उपहास का पात्र बनाया, यानी कि कुछ ही लोग होते हैं जो उनके जीवन का जो महत्व है उसको समझ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन पर व्यंग्य करते हैं, उनके जीवन की जो कहानी होती है उसका उपहास बनाते हैं। कवि अपने मित्रों से पूछता है कि यह देखकर आप चाहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं से युक्त, यानी कि जो मेरे अंदर जो कमियां थी, जो मैंने अपने जीवन में जो भूलें की थी, वो मैं व्यक्त करूंगा तो आपको कैसा लगेगा। और यह ऐसी आत्मकथा लिखने के समान ऐसा लगेगा जैसे एक महत्व या खाली गगरी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, आपको वो खाली गगरी पढ़कर कैसा लगेगा। इस प्रकार कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। अगला पैरा है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपनों को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी जीवन प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। इसमें जो कवि है वह कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा जो जीवन का जो खालीपन है, इसमें जो खाली आपको मिलेगा, तो हो सकता है कि जो दुर्बलताएं हैं, यानी कि जो मेरे मित्र हैं उनका भी चित्रण इसमें आए, और मैं मित्रों के बारे में बुरा कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि भी अगर आपने मेरा मतलब के लिए या स्वार्थ के लिए उपयोग किया है तो वो भी इस आत्मकथा में सामने आ जाएगा और मेरे मित्र भी बुरे बन जाएंगे। तो इसमें कवि ने कहा है जैसे विडंबना यानी कि विचित्र सहयोग, सरलते यानी कि जीवन की जो सादगी होती है, प्रवचना यानी कि जो धोखा होता है या ठगी होती है, उज्ज्वल यानी कि गाथा या सुंदर कहानी। तो इसमें कवि ने कहा है कि मैं अपने मित्रों के बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस शून्य रस या खाली गागर के जीवन के बारे में पढ़कर, यानी कि जो आपको मैं अगर उसमें मतलब आपका जो वर्णन करूँगा, अपने मित्रों का वर्णन करूँगा, तो आप इसको अपराधी ना समझने लगें, यानी कि स्वार्थ के कारण अगर आपने मेरा उपयोग किया होगा तो आपको भी वह ऐसा ना लगे कि मैंने आपका उपयोग किया है और आप अपने को अपराधी समझने लगे। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन में रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है, यानी कि आपको ऐसा ना लगे कि मेरे जो सारे सुख थे वे मेरे मित्रों ने ले लिए और उस जो रस भरे जीवन का आनंद है वह सिर्फ मित्रों ने ही लिया है। कवि कहता है कि मैं अपनी भूलों को ठगे जाने में विवश बताकर किस बल पर यह कहानी सुनाऊं, यानी कि अपनी आत्मकथा में किस बल पर सुनाऊं, इसके बारे में कहा है। वे खिलखिलाकर हंसते हुए कई बातें असफल प्रेम कथाएं बन चुकी हैं, यानी कि जो भी मेरे जीवन में हुआ वह असफल प्रेम कहानी बन चुकी है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जाकर मैं अपने व्यथित नहीं करना चाहता, यानी कि जो उनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वह नहीं चाहते कि उसको प्रकट करेंगे तो उनके सामने वह वापस से आए, उनकी जो भूली हुई यादें हैं वह वापस से प्रकट हो, तो इस बारे में कहना चाह रहे हैं। और इसकी जो शैली है वह अलंकारों प्रधान शैली है। अगला पैरा है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, उस जिसके करुणा कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहागन मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पत्था की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो इसमें जो कवि हैं वह कहना चाह रहे हैं कि स्वप्न यानी कि जो सपना, आलिंगन यानी कि अपने प्रियतम के गले लगना, मुस्काया यानी कि मुस्कुराकर मुस्कुराहट के द्वारा, करुणा यानी कि लाल, कपोल यानी कि गाल, मतवाली यानी कि मस्ती भरी, छाया यानी कि क्रांति, अनुरागिनी यानी कि प्रेम करने वाली, उषा यानी कि प्रातःकालीन जो लालिमा होती है उसके लिए, सुहागिन यानी कि सौभाग्य के जो चिन्ह होते हैं, मांग का जो सिंदूर होता है उसके लिए, स्मृति यानी कि याद, पाथेय यानी कि मार्ग के लिए जो भोजन होता है उसे पाथेय कहते हैं,
पथिक यानी कि यात्री, पंथा यानी कि मार्ग, सीवन यानी सिलाई, कथा यानी कि जो कंथा यानी कि गुदड़ी या जो अपना जो हृदय होता है उसके लिए, यानी कि एक शब्द के इसमें दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मुझे वह सुख नहीं मिला। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने अपने जीवन में अपने जीवन को व्यतीत किया है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी मेरे पास ही है, और जब मेरे को स्वप्न आया तो जब मैं जागा तो मेरी पत्नी मेरे पास नहीं थी। मेरी प्रियतमा की गालों की लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी, और प्रेम में उषा से उसकी जो मांग थी, यानी कि जब मैं सुबह उठता था और उसकी मांग जो भरी हुई थी तो मुझे वह अपनी तरफ खींचती थी। आज मैं थके हुए यात्री के समान हूँ, यानी कि मैं आज जैसे पथिक को रास्ते में पाथे यानी कि भोजन जिस प्रकार मिलता है तो उससे उसकी थकान दूर हो जाती है, उसी प्रकार जब एक थका हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी को देखता है तो मुस्कुराहट आ जाती है। तो इसमें वही अभिव्यक्त कर रहे हैं कवि। प्रिय की स्मृतियाँ मेरे जीवन में यात्रा के मार्ग में भोजन के समान हैं, उन्हीं के सहारे जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी उन यादों की गुदड़ी को अधेड़ कर कोई व्यक्ति व्यथित हृदय से झांके, यानी कि कोई मेरे को इस प्रकार दया की दृष्टि से देखे कि इसके जीवन में कितने दुख हैं, और मैं उसको व्यक्त नहीं करना चाहता। आत्मकथा लिखकर मेरी वेदना स्मृतियों को क्यों जगाना चाहते हो, यानी कि आप क्यों मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो या मेरे से क्यों ये है कह रहे हो कि आप आत्मकथा लिखिए। तो मैं इस प्रकार अपनी स्मृतियों जो मेरी यादें हैं जिनको मैं उन यादों में जीता हूँ, तो मैं उस दुख को उभारना नहीं चाहता, आपके सामने उस दुख को व्यक्त नहीं करना चाहता, मैं आपके सामने बेचारा नहीं बनना चाहता। इस प्रकार कवि इसमें वर्णन कर रहे हैं। अगला पैरा है, छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीवन में यानी कि मौन यानी चुप, आत्मकथा यानी अपने जीवन की कहानी, व्यथा यानी कि दुख। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि जीवन में एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे लिखूँ, ये मेरा छोटा सा जीवन है, मैं इसको आपको बड़ी कथा बनाकर नहीं लिख सकता। इस छोटे से जीवन को बढ़ा चढ़ाकर लिखना संभव नहीं होगा मेरे लिए। इस पाखंड की बजाय उसका यानी कि मेरे को यह पाखंड करना पड़े, आत्मकथा लिखनी पड़े, इसकी बजाय मैं मौन ही अच्छा हूँ। दूसरों की यश गाथाएँ सुनने रहने कहीं अच्छा, यानी कि दूसरों की यश गाथाएँ सुनते रहने ही मुझे अच्छा लगता है। वह अपने मित्रों से कहता है कि कैसे भोले भाले निष्कपट यानी कि दुर्बल हृदय सदा छले जाते रहे हैं। व्यक्ति आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे, यानी कि दूसरे जो लोग हैं वह मेरी आत्मकथा सुनकर इसका क्या मतलब निकालेंगे। उनको इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणादायक जो बात है वह नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने से कोई उचित बात नहीं है, यानी कि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो इसमें कोई उचित बात नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थककर जो शांत हो जाती हैं उनको मैं कैसे सुनाऊं, यानी कि जो मेरी पीड़ाएं हैं, जो मेरी अभिव्यक्ति है उसको मैं आपको कैसे व्यक्त करूं। नहीं चाहता आत्मकथा लिखकर मैं कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगाऊं। कवि नहीं चाहते कि जो उनके स्मृतियों में जो लोग हैं, जो पीड़ा हुई है, उसको वह किस प्रकार व्यक्त करे। तो ये आपके पद्यांश था। चलिए अब करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो कवि आत्मकथा लिखने से समय को एक तो उपहास का माध्यम नहीं बनाना चाहते, अपने जो व्यंग्य करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना चाहते हैं। आत्मकथा लिखने से जो कवि के अंदर जो उन्होंने भूलें की थी अपने जीवन में, जो मन की दुर्बलताएं हैं उनको व्यक्त नहीं करना चाहते। और अगला है कि वह कवि हैं वह स्वार्थ सिद्धि जो लोग थे उनके साथ जो मित्र थे, तो जो उन्होंने उनको छल कर जो अपने स्वार्थ सिद्ध कर लिए हैं तो उनके सामने जो व्यक्त कर कर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। और अगला है आत्मकथा कवि अपने जो प्रेम जो उनके अंदर अपने जो दाम्पत्य जीवन में जो अपना जो प्रेम था उसको वह दिखावा नहीं करना चाहते उसका, और अपनी जो गोपनीयता थी उसको भंग नहीं करना चाहते। कवि नहीं चाहते कि उनकी वेदनाएं या जो पीड़ाएं हैं वह फिर से हरी हो जाए और जो उनका मन शांत है वह फिर से व्यतीत हो जाए। तो इस प्रकार वह अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। कवि के अनुसार ऐसा कहने
कहने के पीछे यह मतलब है कि उसने जैसे तैसे अपनी व्यथाएं हैं, जो उनके जीवन में जो दुख आए थे उनको भुला दिया है, लेकिन वो फिर से उन जो दुख थे उनको फिर याद करके फिर वापस उसी समय में नहीं जाना चाहते। और यह अभी कोई उपलब्धि नहीं हासिल की उन्होंने, ऐसा वो विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए वह कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिससे वह लोगों को अपने जीवन से प्रेरणा दे सकें, तो इस प्रकार वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? जैसे एक यात्री को जब वह यात्रा पर जाता है तो उसको भोजन की आवश्यकता होती है, उसको पाथेय कहा गया है, उसके सहारे से उसकी यात्रा सुगम हो जाती है। जब वह थक जाता है, थक हार कर चूर हो जाता है तो भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार जीवन की जो स्मृतियाँ होती हैं, जब उनको ऐसे खालीपन महसूस होता है तो उन स्मृतियों को याद कर लेते हैं और उनके जीवन में फिर से ऊर्जा भर जाती है, तो इस प्रकार उनको पाथेय या सहारा मिलता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो इसका अर्थ है कि कवि ने जो उनकी जो पत्नी थी, तो उनके साथ जो सुखमय जीवन के जो पल व्यतीत किए थे, तो वो प्रेम से परिपूर्ण जो दाम्पत्य उनका जो जीवन था, उनकी जो लालसा सी वे कुछ अधूरी रह गई। जब उन्हें लगा कि अब जैसे मेरे सुख यानी कि जो आपस में जो सुख है वह मिलने का समय आया, तो उनकी जो प्रियतमा यानी कि जो उनकी पत्नी थी वह उनसे दूर चली गई। तो इसी प्रकार इसका वर्णन है। अगला है, जिसके करुणा कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहागन मधुमाया में। इसमें कवि ने कहा है कि जिस प्रकार मेरी प्रियतमा के मुख में मादक और मधुर सुंदर का जो संकेत यानी कि शब्दावली का जो उन्होंने वर्णन किया है, उनके कपोलों यानी कि जो उनके गाल थे उसकी जो लालिमा थी वह यानी कि इस प्रभात में जब सूरज होता है उसकी जो लालिमा है उसके समान थी, और जो मांग का सिंदूर है वो भी उसी प्रकार चमकता था। तो इस प्रकार इसमें सुंदर सिंदूर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जो उनकी प्रियतमा थी यानी कि उनके जो पत्नी थी, उनके साथ जो अच्छे पल बिताए थे उन्होंने, उसका वर्णन वह अपनी जो जीवन की जो कथा है आत्मकथा में नहीं वर्णन कर सकते, उसकी गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं। और भूलवश जो सुख उनके पास आना था वह नहीं आया। आत्मकथा में इन प्रसंगों का वर्णन एक वियोग व्यथा के रूप में वह उसको फिर जगा देगी, इसीलिए वह उसका वर्णन नहीं करना चाहते। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित बताइए। तो इसका आंसर है, आत्मकथ्य कविता की भाषा संबंधी अनेक विशेषताएं हैं। जैसे सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें जैसे तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, और इसमें मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि इसका सरल यह शब्दावली है, यह आसानी से समझ आ जाती है। अगला है, तत्सम शब्द प्रधान भाषा है। इसका अगला पॉइंट है, यह तत्सम शब्द प्रधान भाषा है। कविता में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। इस गंभीर अनंत लीला में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि इसमें असंख्य जीवन इतिहास हैं। सांकेतिक और प्रेतात्मक जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। प्रतीकों के भाव जो व्यंजना है उसकी अधिक सामर्थ्य बताया गया है। शब्दों की लक्षणा, इसमें जो शब्द हैं उनका सीधा उपयोग न करके लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से उपयोग किया गया है। मधुप मुरझाई पत्तियाँ, गागर, रीति, चांदनी रातें, सीवन, कथा, इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, यानी कि दो अर्थ निकलते हैं इनके। तो इस प्रकार इनकी संकेतात्मक और प्रेतात्मक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख है स्वप्न देखा था उसे कविता में किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर है, कवि ने अपने सुखमय सपनों की कथा अपने बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी पत्नी चली गई थी, जो उन्होंने उसके साथ जीवन बिताया है, तो वो उसकी जो गोपनीयता है उसको बनाए रखना चाहते हैं। वह उनका सुख भरा जो ख्वाब था वह अधूरा रह गया, काफ़ी वो पहले चली गई थी। तो वो कैसे बताएं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रियतमा के इंतजार में जो है जीवन बिताया है। हास परिहास, यानी कि हास परिहास में एक दूसरे के साथ हंस खेल कर जो जीवन बिताया है उसकी वह गिनती नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो सुख है वह कैसे बता सकते हैं? तो उन्होंने उसका जो वियोग है उसकी व्यथा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है,
इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो उनके जीवन में सबसे बड़ी जो हमें झलक मिलती है विनम्र थे वो, तो विनम्रता की। प्रसाद जी एक महान कवि थे जिन्होंने नाम मात्र का भी उनमें अहंकार नहीं था, अत्यंत विनम्र थे, अपनी दुर्बलताओं से युक्त सामान्य व्यक्ति, यानी कि वो खुद को एक सामान्य व्यक्ति के समान ही मानते हैं। सज्जन और संकोची, यानी कि प्रसाद जी अपनी आत्मकथा में अपनी पत्नी के बारे में नहीं लिखना चाहते और वह अपने मित्रों को अपराध बोध नहीं करवाना चाहते, इसीलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं। दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि दुर्भाग्य उन पे अनेक आघात हुए थे, उन्होंने अपने परिवारजनों का विछोह देखा, दुख देखा, दाम्पत्य जीवन यानी कि पत्नी का वियोग देखा, मित्रों का कपट भी उन्होंने सहा। सब कुछ झेलते हुए वह जो धीरता है वह उनके अंदर आ गई है, धैर्य आ गया है उनमें। सरल और मर्यादित, यानी कि प्रसाद जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी माने हैं और अपनी सरलता के कारण उन्होंने धोखे खाने वाले से बिल्कुल विचलित नहीं हुए और आज तक अपनी मित्रता को निभा रहे हैं। प्रसाद जी ने सदा मर्यादा का सम्मान किया है। प्रेम व्यक्ति की, यानी कि प्रेम है वह व्यक्ति का निजी मामला है, तो उसे आत्मकथा में लिखकर वह उसे सार्वजनिक नहीं, यानी कि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने अपनी आत्मकथा में उसका वर्णन नहीं करा है, इसीलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। धन्यवाद।